हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जोलॉजी का टीचर। तो बेटा पिछले टर्म में हम लोगों ने पढ़ा था एंटीजन के बारे में। तो एंटीजन क्या पढ़ा था कि एंटीजन क्या होता है, जो एंटीबॉडी को जनरेट कराता है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, हमारी बॉडी के सैनिक होते हैं। तो एंटीजन हमारी बॉडी के दुश्मन और एंटीबॉडी हमारी बॉडी के सैनिक। फिर मैंने बताया था कि कोई भी एंटीजन जो होता है वो या तो पैथोजन हो सकता है, यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, हेलिमेंथ, ये सब। या फिर वो जो है हो सकता है कोई एलर्जन, यानी डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन्स, ये सब। ठीक है। तो ये बताया था। फिर मैंने आपको बताया था जो एंटीजन होते हैं बेटा, है ना। एंटीजन भी दो तरह के होते हैं। एक एंटीजन वो जिनके सरफेस पे कोई प्रोटीन का पार्टिकल प्रेजेंट हो, और उस प्रोटीन के पार्टिकल को बोलते हैं एपिटोप। ठीक है। तो इम्यून सिस्टम उसी एपिटोप को रिकॉग्नाइज करके उसको किल कर देता है बाय द हेल्प ऑफ द एंटीबॉडी। फिर मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी एंटीजन होते हैं जिनके शरीर के, यानी जिनके सरफेस पे कोई भी सरफेस प्रोटीन नहीं रहेगा, यानी कोई भी एपिटोप नहीं रहेगा। तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज तब तक नहीं कर पाती है जब तक वो अपने पास से कोई ना कोई पैथोजेनिक प्रोटीन को रिलीज ना करे। जैसे ही वो पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑन हो जाता है, यानी स्टिमुलेट हो जाता है, और फिर उसके अगेंस्ट जो है वो मैक्रोफेजेस या फेगोसिटिक सेल्स वगैरह उन सबको मार देती है, पैथोजन को। तो मैंने इसको पूरा डिटेल आपको पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में पढ़ाया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज हो थोड़े से भी, तो आप जाके उधर जरूर देखिएगा। और अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई एक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी होते क्या बेटा? तो एंटीबॉडी होते हैं हमारी बॉडी के सैनिक। कौन होते हैं एंटीबॉडी? सोल्डर, सोल्डर नहीं, सोल्जर, है ना। सोल्जर ऑफ अवर बॉडी। एंड these soldiers of our body produced by B lymphocyte. So these are specific type of army of protein which are secreted by B lymphocyte। ठीक है बच्चों, विच आर सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट से निकलने वाले कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, यानी सैनिक होते हैं, आर्मी होते हैं। ठीक। फिर इसके बाद बेटा आगे आगे इनको कहते क्या है एंटीबॉडी को? तो हम लोग इनको कहते क्या है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले क्या देख लेंगे? इसका स्ट्रक्चर। तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले एंटीबॉडी का। मैं एक मोनोमेरिक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। किसका? मोनोमेरिक एंटीबॉडी। ठीक है। हम लोग किसका स्ट्रक्चर बनाने हैं ना? मोनोमेरिक एंटीबॉडी। अभी मोनोमेरिक क्या होता है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है। अभी आप पहले इतना जो बनाता जाऊं उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ बनाते चलना बच्चों। मोनोमेरिक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। ठीक है। ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते चलो। ठीक है। ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब इधर भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे हम लोग। इधर है पहले एक। ठीक बेटा। अभी ये क्या बनाया मैंने, ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है। तो सारी चीजें जो हैं पता लगती आएंगी।
ठीक बेटा। अब ये जो नीचे का पार्ट है ये अलग होता है, इसी को मैंने नॉन साइडेड और साइडेड पार्ट बना लिया। ठीक, नोट डाउन करते हो पहले। ठीक, अब इनके बीच में बॉन्डिंग डालते आते हैं। पहले थोड़ा सा हम इसको चेंज कर देते हैं डायग्राम को। शेडेड वाले को ऊपर कर दे रहे हैं, नॉन शेडेड वाले को नीचे, है ना, क्योंकि अगर शेडेड वाला नीचे रखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हमको शेडेड करना होगा। ये आ गया शेडेड। उधर वाले में भी चेंज कर लेना आप लोग। ठीक, ये हो गया डायग्राम एंटीबॉडी का तैयार। लेकिन अभी ये क्या कंप्लीट हो गया है? तो नहीं बेटा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर हमको बॉन्डिंग देनी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड जो लिंकेज होता है वो देना है। ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज कैसे देते हैं उसको समझते हैं। तो डाइसल्फाइड लिंकेज वाले जितने भी बॉन्डिंग है वो सब बनाते चले आओ। तो देखो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड होता है? एक डाइसल्फाइड रहेगा। ठीक, मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, मैं इसको और थोड़ा ब्रॉड बना देता हूँ। ठीक है, ताकि जो है हमको बॉन्डिंग बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ठीक है ना, तो मैं यहां से इसको ड्रॉ कर दूं ताकि जो है ये अच्छे से रिलीज हो जाए। तो इसके बाद जो है मैं आपको आगे डिटेल करूंगा। ये एक हो गया, यहां से इसको बना देते हैं। ये दो हो गया। ठीक है, इसको हाफ पार्ट को सीडेड कर दिया। ठीक, वो इधर भी हाफ पार्ट को हम लोगों ने सीडेड कर दिया ऊपर वाले को। ठीक है, अब देखिए, अब बॉन्डिंग का स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्डिंग क्योंकि समझ में आएगी ना, तो अदरवाइज समझ में ना आती है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले तो डाइसल्फाइड, सल्फाइड है तो एस लिख दे रहे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे बेटा डाइसल्फाइड। इन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के डायग्राम को बनाना। मैं सारे डाइसल्फाइड बना रहा हूँ, फिर इनको आपको वर्बली भी लिखवाऊंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी डाइसल्फाइड एस लिख रहा हूँ गोले के अंदर। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं एस लिख रहा हूँ, एस फॉर डाइसल्फाइड। ठीक है, ये डाइसल्फाइड हो गए। जितने भी हैं ये डाइसल्फाइड वाले बॉन्ड है। सिमिलरली इधर भी, और इधर भी। ठीक बच्चों, इतना नोट डाउन करो। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉन्डिंग, चलो इधर वाली बॉन्डिंग दिखा देते हैं। ये हो गया डाइसल्फाइड एक, इन दोनों के बीच में। ये हो गया डाइसल्फाइड, फिर ये हो गया डाइसल्फाइड अपना खुद का। देख के बनाना सारी चीजें अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब लेबलिंग करने आ रहा हूँ। देखिए, इसको कहते हैं हम लोग लाइट बैंड, लाइट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हैवी चेन। क्यों बोलते हैं उसका रीजन है अभी बताएंगे। लाइट चेन, हैवी चेन। चेन क्यों बोला? क्योंकि जो एंटीबॉडी होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो बने होते हैं प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, आपको मालूम है किसी भी प्रोटीन को बनने के लिए कम से कम 50 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए। ठीक, अब क्योंकि मैंने जैसा कि बोला आपको कि ये अमीनो एसिड से बने, तो अमीनो एसिड से बने तो हर जगह एक एन टर्मिनल होगा। अगर आपको याद हो केमिस्ट्री वाला या बायोमोलिक्यूल या जूलॉजी वाला, तो एक और एन टर्मिनल होता है, एक और सी टर्मिनल होता है। जो एन टर्मिनल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमाइनो ग्रुप, और सी टर्मिनल वाले को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप। तो मैं लिख दे रहा हूं ऐसे ही। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पे कौन सा है? ये
अमाइनो ग्रुप, यहाँ लिख देते अमाइनो ग्रुप, ठीक है। तो एक होगी हैवी चेन इधर और एक हैवी चेन इधर होगी, एक लाइट चेन इधर, एक लाइट चेन इधर, ठीक। फिर ये एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। तो आप अगर ध्यान दें, अब मैं आपको यहाँ पे जो क्वेरीज आती, जो क्वेश्चंस आते, उनको मैं थोड़ा डिटेल करवा रहा हूँ। इन बबल्स में एक इधर बबल भर देंगे, एक उधर भर देंगे। तो आप हमको काउंट करके बताइए कि कितने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड जो हैं वो यहाँ यूज हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड यूज हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इंट्रामोलिकुलर हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर हो रहे हैं, ठीक है। ये सब आपको बताना है यहाँ पर। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहले आप सोच लीजिए, है ना, फिर मैं स्टार्ट करवाता हूँ इसको, ठीक। अच्छा, इस चेन का ये जो मैंने ये बनाया है, इसका चेन का भी नाम होता है, एक का नाम होता है कांस्टेंट रीजन और एक का नाम होता है वेरिएबल रीजन। तो इधर लिख देना हम इसको, ये जो है ये चेंज होता रहता है। ये है पैराटोप, जो मैंने डेप्थ बनाई है इनको बोलते हैं पैराटोप। अभी बताएंगे पैराटोप का यूज क्या है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं गोला जैसे मैंने बना दिया, तो क्या है बेटा, पैराटोप, ठीक, ये पैराटोप हो गया। अच्छा, ये वाली जो चेन है जिसको मैंने सेडेड कर रखा है ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं, वेरिएबल रीजन, ठीक है। और जो नीचे नॉन सीडेड है, नॉन सीडेड को बोलते हैं कांस्टेंट रीजन, चाहे इसका हो और चाहे वो इधर वाले का हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन, ठीक है। तो फिर से एक बार, जो कोई एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी, एक सिंपल एंटीबॉडी जो होता है उसको बोलते हैं मोनोमेरिक एंटीबॉडी। अब मोनोमेरिक एंटीबॉडी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। मोनोमेरिक एंटीबॉडी में दो आपको हैवी चेन मिलेंगी, दो लाइट चेन मिलेगी, इसीलिए मोनोमेरिक एंटीबॉडी का नाम क्या हो जाता है बेटा, H2L2। क्या नाम हो जाता है, H2 और L2। क्यों H2L2 बोल देते हैं, H फॉर हैवी चेन, L फॉर लाइट चेन। तो दो हैवी चेन और दो लाइट चेन है, कम से कम इतना ही होगा, इससे छोटा कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो कोई भी एंटीबॉडी होगा तो उसमें कम से कम दो हैवी चेन होंगी, दो लाइट चेन होगी। क्यों हैवी चेन को हैवी चेन बोलते हैं, क्योंकि हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 50 किलो डाल्टन या 50,000 डाल्टन होता है, और लाइट चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 25 किलो डाल्टन, ठीक है। तो हैवी चेन का कितना हो गया, 50 किलो डाल्टन, और लाइट चेन का कितना हो गया, लाइट चेन 25 किलो डाल्टन, ठीक। यानी अगर हम टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट देख रहे हैं इन जनरल अगर देखें तो 25 किलो डाल्टन ये, यानी ये हो गया टोटल 50, और ये 50 और 50 हो गए 100, यानी 150 किलो डाल्टन का इन जनरल अगर देखें तो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसी मोनोमेरिक एंटीबॉडी का, ठीक। बात में समझते रहना बहुत अच्छे से इसको। तो फिर से हमने स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ किया है, मोनोमेरिक एंटीबॉडी का। कोई भी मोनोमेरिक एंटीबॉडी में कितने जो चेन होती है, चार चेन होती हैं। चार चेन में से दो होती हैं हैवी चेन, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है बेटा, 50 किलो डाल्टन, और दो होती हैं लाइट चेन जिनका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, 25 किलो डाल्टन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हैवी चेन हो चाहे लाइट चेन हो, इनमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है हर एक चेन के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। और एक चेन के अंदर चेंजेस नहीं आते हैं, जिसको नॉन सीडेड पार्ट मैंने दिखलाया है हर में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। तो एक हैवी वो हो गया, चेन हो गई, और लाइट चेन, दोनों के अंदर ही दो रीजन होते हैं, एक जो चेंज होता रहता है यानी जिसके अंदर पैराटोप चेंज होते रहेंगे वो हो जाएगा वेरिएबल रीजन, और जिसके अंदर नहीं चेंज होंगे उसको कांस्टेंट रीजन या क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट भी कहते हैं। अभी हम आगे लिखवा देंगे इस बात को, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जो यहाँ मैं डायग्राम में बताना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे पूछा आता है, देखिए ये एक ही मॉलिक्यूल है और ये हो गए दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डाइसल्फाइड लिंकेज है वो कितना है, यहाँ पर एक, ठीक। अब ये भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, 2, 3 और 4, यानी अगर हम देखें पूरे मोनोमेरिक एंटीबॉडी के अंदर, तो पूरे मोनोमेरिक एंटीबॉडी के अंदर 4 जो है वो इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड है। कितने बेटा, 4, ठीक। तो पहला पॉइंट मैं यही लिख रहा हूं इसको, ठीक है। इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के, इंटर मतलब बीच में, इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड
बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड इक्वल्स टू कितना हो गया 4। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट, अब इंट्रामोलिकुलर के अंदर, इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है उसी चेन के अंदर, तो इंट्रामोलिकुलर में हो गया एक ये, ठीक है, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, अच्छा यहाँ बनाना मैं भूल गया क्या, है ना, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए बेटा, यहाँ पे भी एस, यहाँ पे भी एस, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और इधर को, ठीक। तो टोटल देखिए आप, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी हुई, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मोनोमेरिक एंटीबॉडी में, है ना। इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड इक्वल्स टू, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 10, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 और 2 10, तो हो गए ये टोटल 10, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। अब कोई तुमसे पूछे एक मतलब लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में कितना है, तो अगर देखिए अगर वो लाइट चेन और हैवी चेन बोल रहा है इन मोनोमेरिक एंटीबॉडी, तो आप एक इसको मार्क करेंगे, एक इसको, लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में कितना है टोटल 2। लेकिन अगर वो पूछा है कि एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में, तो एक, ठीक है। तो लाइट चेन और हैवी चेन के बीच में कितना हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसीलिए डायग्राम ये याद रहना जरूरी है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन, हैवी एंड हैवी चेन एंड लाइट चेन, वो कितना हो जाएगा बेटा, तो हैवी चेन एक ये इन, तो वो हो गया, और यहाँ पर हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में एक और एक, दो, दो हो गया। फिर चौथा पॉइंट लेके चलते हैं। अब अगर ये पूछे कि केवल दो हैवी चेन के बीच में, ठीक है, तब कितना हो जाएगा, एक और एक, दो, ये भी दो हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बॉन्ड total number of disulfide bond between two heavy chain, between two heavy chain, हम लोग सारी बातें किसके रिलेटेड पढ़ रहे हैं, हैवी चेन, हम लोग रिलेटेड पढ़ रहे हैं मोनोमेरिक एंटीबॉडी के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी दो हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन इनसे बहुत घुमा घुमा के पूछे आते हैं और आप अक्सर कंफ्यूज होकर गलत आंसर दे देते हो, इसलिए डायग्राम ये पूरा याद होना चाहिए, और बहुत ही सिंपल है डायग्राम को याद करना। लाइट चेन हैवी चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, हर एक जो लाइट चेन रहेगी उसके अंदर दो खुद के बॉन्ड रहेंगे, दो खुद के बॉन्ड रहेंगे, और हर एक जो हैवी चेन होगी उसमें 4 रहेंगे, भाई इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग फिर काउंटिंग कर लेना आप, ठीक है। ठीक, तो टोटल इंटरमोलिकुलर 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 एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही सो रहे थे 12 क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमने डायग्राम में गड़बड़ी कर दी थी, ठीक है। तो ये 12 कर लेना इसको, ठीक। फिर से देखते हैं, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो एक ही मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2, ये एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी 2, 4 हो गए, ये एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर 4, ये एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर 4, 4 4 8 2 10 2 12, टोटल नंबर ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड लिंकेज कितना हो जाएगा बेटा 12। अगर इंटरमोलिकुलर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर तो एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, टोटल 4 हो गए, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है कि अगर लाइट चेन में पूछे तो लाइट चेन में 2 कौन से बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हैवी चेन में पूछे तो हैवी चेन में 4, ठीक, एक लाइट चेन में 2 और एक हैवी चेन में 4 इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 4, टोटल 4, ठीक है।
तो ये दिमाग में रखिएगा और ये डायग्राम जरूर याद रखिएगा एंटीबॉडी के बारे में। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसकी ही डिटेल अभी पढ़ाते हैं आपको और आगे। जितनी बातें बोली हैं वर्बली उनको लिखवा देते हैं।